स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। कल हम लोगों ने जो है वो मॉडर्न फिजिक्स वाले चैप्टर को कंटिन्यू मतलब पढ़ा था। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नेक्स्ट चैप्टर विच इज ऑब्वियसली एटॉमिक स्पेक्ट्रा। और एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हमें जो डिस्कस करना है वो अगर आप देखें तो इसमें लाइन स्पेक्ट्रम होता है। लाइन स्पेक्ट्रम को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम। खैर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, यानी कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा को। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है। अच्छा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा की अगर हम बात करें तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये हमारे पास फिजिक्स की ब्रांचेस का नाम है। जैसे मॉडर्न फिजिक्स फिजिक्स की ब्रांच है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स की ब्रांच है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है बहुत- हम्म, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो फिजिक्स की ब्रांच है ना, ब्रांचेस होती है। इसी तरीके से एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी जो है वो फिजिक्स की ब्रांच है। और हर ब्रांच के अंदर उसकी अपना पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया होता है पढ़ने का। तो आप उसके अपने अपने जो है वो टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं पहली बात एटम्स। एटॉमिक का नाम आ रहा है ना, एटॉमिक स्पेक्ट्रा मतलब एटम। और जो एटम्स होते हैं वो रेडिएशंस को या लाइट को एब्जॉर्ब भी करते हैं, और वही जो एटम्स हैं वो लाइट को या रेडिएशंस को इमिट भी करते हैं, ठीक है ना। तो वो रेडिएशंस जो एटम्स एब्जॉर्ब करते हो या इमिट करते हो, उन रेडिएशंस की वेवलेंथ की स्टडी, उन रेडिएशंस की इंटेंसिटीज की स्टडी हम करते हैं इस वाली ब्रांच में, यानी कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है ना। लिखते हैं ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of with the study of wavelengths and intensities of radiations emitted or absorbed by atoms, ठीक है, is called atomic spectra। atomic spectra, ठीक है। इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा बेसिकली हम कम कहते हैं, और इसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी ज्यादा कहते हैं। तो मैं एक काम ही करता हूँ, स्पेक्ट्रोस्कोपी कर देता हूँ, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी में आ जाता है एक छोटा सा पार्ट जिसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो मेनली जो होता है ना वो जाना जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है ना। और हम यहाँ जो स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर खासतौर पर जो चीज डिस्कस कर रहे होते हैं वो होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है भाई, एक ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जिसमें हम पढ़ते हो रेडिएशंस की वेवलेंथ के बारे में, मतलब रेडिएशंस की वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, क्या होती है, या उन रेडिएशंस की इंटेंसिटीज क्या होती है, ज्यादा होती है, कम होती है, किस रेंज में आती है, और कौन सी रेडिएशंस, वो वाली रेडिएशंस जो कि एटम्स इमिट करते हो या एटम्स एब्जॉर्ब करते हो, उन रेडिएशंस की वेवलेंथ की स्टडी या उन रेडिएशंस की इंटेंसिटीज की स्टडी हम करते हैं इस वाली ब्रांच में, जिसको कहा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। और स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर छोटा सा पार्ट आ जाता है जिसको हम कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है ना। अब ये स्पेक्ट्रा आ रहा है, स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम, जैसे क्वांटा तो क्वांटम, है ना। स्पेक्ट्रा तो स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रा एक प्लूरल फॉर्म है, स्पेक्ट्रम सिंगुलर फॉर्म होता है, ठीक है ना। अब ये स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम को भी बताना बड़ा आसान होता है।
जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रिज्म हो और उस प्रिज्म में से हम व्हाइट लाइट को पास करें, प्रिज्म। तो जब प्रिज्म में से व्हाइट लाइट पास होती है तो प्रिज्म उस व्हाइट लाइट को डिस्पर्स कर देता है ना। और फॉर एग्जांपल यहां बीच में प्रिज्म रखा हुआ है और यहां से मैंने व्हाइट लाइट भेजी, व्हाइट लाइट आ रही है, बीच में प्रिज्म है, वो व्हाइट लाइट प्रिज्म में से पास करके गई। जैसे ही प्रिज्म में से पास करेगी तो वो लाइट डिवाइड हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी। और वो डिस्पर्स ऐसे होगी, जैसे ही प्रिज्म में से निकलेगी तो ये सामने स्क्रीन होती है और इस स्क्रीन के ऊपर हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो जो व्हाइट लाइट थी ना, प्रिज्म में से पास होने के बाद वो डिवाइड हो गई 7 कलर्स में। तो आपको स्क्रीन पर एक सेट ऑफ कलर्स नजर आता है। तो 7 कलर्स होते हैं ना, जिसमें वायलेट से लेकर रेड तक जाती है फ्रीक्वेंसी, मतलब लोएस्ट की तरफ जाती है, रेड से वायलेट की तरफ जा रही है मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ना। तो 7 कलर्स होते हैं, तो आपको स्क्रीन के ऊपर एक खास पैटर्न नजर आता है कलर्स का, 7 कलर्स का। या उसको आप कहते हैं कलर्स की आपको एक सेट नजर आता है 7 कलर्स का। तो हर कलर की एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, हर कलर की एक डिफरेंट वेवलेंथ होती है ना। रेड कलर की वेवलेंथ अलग होगी, ऑरेंज कलर की अलग होगी, ब्लू कलर की अलग होगी, इंडिगो कलर की अलग होगी, वायलेट की अलग होगी। तो वो जो आपको कलर्स का सेट मिल रहा है, उन कलर के सेट में जितने भी कलर्स हैं, हर कलर की अपनी अपनी एक पहचान है, अपनी अपनी एक वेवलेंथ है। तो ये जो आपको सेट ऑफ कलर्स नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर लाइट के डिस्पर्स होने के बाद, इस सेट ऑफ कलर्स को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है। तो स्पेक्ट्रम कुछ नहीं होता, लाइट की जो डिफरेंट वेवलेंथ हमें ऑब्टेन होती हैं प्रिज्म में से पास करने के बाद स्क्रीन के ऊपर, तो स्क्रीन पर मिलने वाले जो वेवलेंथ्स का सेट होता है या कलर्स का या फ्रीक्वेंसीज का जो सेट होता है कलर्स का, उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखें, सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज या कलर्स obtained on the screen when a white light when a white light हम व्हाइट लाइट को इसलिए कहते हैं क्योंकि व्हाइट लाइट के अंदर हमारे पास टोटल एक वो जो होती है कलर्स होते हैं सारे के सारे, ठीक है ना। when a white light is dispersed by a prism, तो क्या लिखा हुआ है इसमें, फ्रीक्वेंसीज का वो सेट या कलर्स का वो सेट जो हमें मिलता है स्क्रीन पर, कब मिलता है, जब व्हाइट लाइट पास करती है प्रिज्म में से और वो डिस्पर्स हो जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है 7 डिफरेंट कलर्स में। तो ऐसे सेट ऑफ कलर्स को या ऐसे सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज को जो हमें मिला स्क्रीन पर, उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। बाय अ प्रिज्म इज कॉल्ड ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम। ठीक है। ऑप्टिकल का वर्ड इस वजह से आया क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं प्रिज्म की। प्रिज्म एक हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम, या फिर इसको सिंपल वर्ड्स में आप स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं, और स्पेक्ट्रम। ठीक है। अच्छा, फिर हम अगर स्पेक्ट्रम की बात करें तो स्पेक्ट्रम भी हमारे पास 3 किस्म के होते हैं ना। जैसे हमारे पास एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम, एक हमारे पास होता है बैंड स्पेक्ट्रम, और एक हमारे पास होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। एटम्स की अगर हम बात करें, एटम से निकली हुई लाइट का जब भी स्पेक्ट्रम बनेगा तो वो हमेशा लाइन की फॉर्म में बनता है, लाइन, डिस्क्रीट फॉर्म में बनता है। एटम की बात कर रहा हूं। तो एटम से निकली हुई रेडिएशंस का जब भी स्पेक्ट्रम बनेगा तो वो हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। एटम को छोड़ दो, मॉलिक्यूल्स की बात करो, मतलब एटम्स की कॉम्बिनेशन मतलब मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स से निकली हुई लाइट का जब भी स्पेक्ट्रम बनता है तो वो हमेशा बैंड स्पेक्ट्रम बनता है, बैंड। और इसी तरीके से व्हाइट लाइट का, व्हाइट प्योर व्हाइट लाइट का जब भी स्पेक्ट्रम बनेगा वो हमेशा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, इस बात को लिखते हैं यहाँ पर। 3 स्पेक्ट्रम हमारे पास होते हैं। सबसे पहले
spectrum which consists of discrete का मतलब discontinuous lines corresponding to single wavelength ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें हमें मिले डिस्क्रीट लाइंस, डिस्क्रीट का मतलब डिसकंटिन्यूअस लाइंस, और हर एक लाइन रिप्रेजेंट कर रही हो किसी भी एक सिंगल वेवलेंथ को, ऐसे स्पेक्ट्रम को कहा जाता है लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, मतलब आपको इस स्पेक्ट्रम में लाइंस मिलेंगी, इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम, इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, और याद रखिएगा लाइन स्पेक्ट्रम हमेशा हमें मिलता है एटम से, यानी कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है, जैसे हमारे हेडिंग है ना एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है वो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है ना, लाइन स्पेक्ट्रम विच इज ऑब्टेन्ड बाय एटम्स या फ्रॉम एटम्स, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटम्स। ठीक है, अच्छा होता क्या है, हमें बेसिकली ये फॉर एग्जांपल हमें एक स्पेक्ट्रम मिला, ये स्क्रीन है, तो इस स्क्रीन पर हमें पता है लाइंस मिलती हैं, लाइंस। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये एक लाइन, मेरे पास तो यहाँ पर ब्लैक मार्कर है, ये एक लाइन आपको नजर आएगी, थोड़ी थोड़ी के गैप के बाद आपको दूसरी एक लाइन नजर आएगी, फिर एक गैप के बाद आपको तीसरी लाइन नजर आएगी, फिर एक गैप के बाद आपको एक और लाइन नजर आएगी। तो ये लाइंस आपको नजर आएंगी, ये लाइन नजर आएगी लाइन, और ये क्या पता ये रेड कलर की लाइन हो, मतलब आपको एक बकायदा शार्प एक लाइन नजर आएगी रेड कलर की, क्या पता आपको एक शार्प लाइन नजर आए ब्लू कलर की, क्या पता आपको एक शार्प सी एक लाइन नजर आए इंडिगो वायलेट, इस तरीके से। तो हमें स्क्रीन के ऊपर ना गैप्स के साथ बकायदा डिस्क्रीट लाइन नजर आती है, और हर एक लाइन रिप्रेजेंट करती है खास वेवलेंथ को, एक सिंगल वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करेगी। वो मिक्सचर नहीं होगा वेवलेंथ का, वो मोनो एटॉमिक होगी, याद रखिएगा, सिंगल वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करेगी। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को जिसमें आपको स्क्रीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट लाइन नजर आए और बीच में गैप होता है, मतलब ये कलर है, फॉर एग्जाम्पल ये रेड कलर नजर आ रहा है, क्या पता ये ऑरेंज कलर की हो, क्या पता ये ब्लू कलर की हो, क्या पता है वायलेट कलर की हो, मतलब कलर की लाइंस नजर होंगी है। तो बेसिकली ऐसे स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, और ये स्पेक्ट्रम हमेशा हमेशा में मिलता है एटम्स के साथ। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम होता है। फिर हमारे पास आता है बैंड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम which is obtained in the form of bands, which is obtained in the form of bands, is called band spectrum, बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है, और जो बैंड स्पेक्ट्रम होता है ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम होता है, मतलब मॉलिक्यूल से मिलने वाली जो लाइट होती है, मॉलिक्यूल्स जो लाइट एमिट करते हैं, उन लाइट को प्रिज्म में से पास करके स्क्रीन पर ऑब्जर्व करोगे तो आपको बैंड्स की सूरत में नजर आएगा स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, इस बैंड स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड फ्रॉम मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा भी कहलाता है ये। ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मतलब आपको बैंड्स नजर आते हैं कलर के, इस बार बैंड नजर आएंगे, बैंड्स, लाइन नहीं बैंड्स, बाकायदा आपको एक बैंड नजर आएगा इस किस्म का, ये कलरफुल बैंड होगा, इधर कोई भी कलर हो सकता है, फॉर एग्जांपल रेड कलर का एक बैंड है, फिर एक डार्कनेस, एक गैप होगा, गैप के बाद आपको एक बैंड और नजर आएगा, क्या पता ये ऑरेंज कलर का हो या ब्लू कलर का हो। ठीक है ना, फिर एक गैप नजर आएगा, गैप के बाद एक बैंड आपको और नजर आएगा, क्या पता ये वायलेट कलर का बैंड हो। तो इस बार आपको जो है वो लाइन नहीं बल्कि बैंड, और बैंड के अंदर वेवलेंथ का मिक्सचर होता है। ठीक है ना, एक सिंगल वेवलेंथ नहीं होती बल्कि मल्टीपल वेवलेंथ होती है। तो एक बैंड में आपको जो लाइट नजर आती है वो वेरी करती है फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, या फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम वेवलेंथ। तो ये सिंगल वेवलेंथ नहीं होती, इसमें जो एक ही कलर का बैंड होता है इसमें भी रेंज होती है, डार्क रेड होगा, लाइट रेड होगा, इस किस्म की। ठीक है ना, तो ये वाला जो स्पेक्ट्रम होता है इसको हम कहते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। और फिर हमारे पास तीसरा आता है जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में काम ही करता हूं, मैं आपको ये जो है
ये देखें, ये नजर आ रहा है, ये हमारे पास बेसिकली स्पेक्ट्रम होते हैं तीन किस्म के। अब आप चेक करो, सबसे ऊपर आपको नजर आ रहा होगा लाइन स्पेक्ट्रम। याद है मैं आपको कह रहा था लाइन नजर आएंगी आपको डिफरेंट कलर्स की। आपको एक सबसे लास्ट में रेड कलर की एक लाइन नजर आ रही है, फिर येलो नजर आ रही है, फिर जो है वो ग्रीन टाइप नजर आ रही है, फिर ब्लू, फिर वायलेट किस्म की। तो ये आपको लाइंस नजर आ रही है। तो वो आपको पता है लाइन जो नजर आ रही है ना, रेड कलर वाली जो लाइन है, वो सिंगल वेवलेंथ है, मतलब वो प्योर रेड कलर है, उसमें कोई मिक्सचर नहीं है, मोनोक्रोमेटिक है, सिंगल वेवलेंथ। अब आप बैंड स्पेक्ट्रम देखें, इसमें आपको कलर्स के बैंड्स नजर आ रहे हैं। पता है बैंड जो होता है ना, बैंड के अंदर कलर्स भी जो है वो वेरी करते हैं, कलर्स की जो वेवलेंथ होती है वो भी वेरी करती है फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। होगा एक ही कलर, लेकिन उस कलर में भी मिनिमम टू मैक्सिमम की रेंज आ जाती है, क्योंकि वो बैंड है। और इसी तरीके से आप देखो, सबसे लास्ट में आपको नजर आ रहा होगा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो होता है वो ओवरलैपिंग करता है, मतलब आपको नहीं पता चलेगा कहाँ पर जो है वो रेड कलर खत्म हो रहा है, कहाँ से ऑरेंज शुरू हो रहा है, कहाँ से ऑरेंज खत्म हो रहा है तो कहाँ पर येलो स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर जाके येलो खत्म हो रहा है, कहाँ से ग्रीन स्टार्ट हो रहा है। मतलब आप इनमें कलर्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इस वाले स्पेक्ट्रम में जो सबसे लेफ्ट वाला जो है, लेफ्ट मोस्ट जो है वो ब्लू नजर आ रहा है, बीच में जो है आपको येलो नजर आ रहा है, सबसे राइट पर आपको रेडिश नजर आ रहा है। आप कलर्स तो स्पॉट कर सकते हैं, लेकिन कौन सा कलर कहां जाके खत्म हो रहा है और दूसरा कहां से शुरू हो रहा है, ये आप नहीं बता सकते। इसको हम कहते हैं ये ओवरलैपिंग ऑफ द कलर्स होता है, यानी कि यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम बनता है, इसमें कलर्स जो होते हैं, जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, वो आपस में ओवरलैप कर रही होती है। इसी वजह से ऐसे स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जिसमें कलर्स आपस में ओवरलैप करते हो, कंटिन्यूअस रो होती हो ओवरलैपिंग की कलर्स की, ऐसे स्पेक्ट्रम को कहा जाता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। और जितने भी हमारे पास कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होते हैं वो हमेशा व्हाइट लाइट से बनते हैं, व्हाइट लाइट। तो जो व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम होगा वो हमेशा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है। आ जाओ आ जाओ, ऊपर ऊपर। जी, स्पेक्ट्रम, अब इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। स्पेक्ट्रम इन विच कंटिन्यूअस रो, continuous row of overlapping images of frequencies is obtained is called continuous spectrum। ठीक है। मतलब मैंने अभी आपको दिखाया कि एक ऐसा स्पेक्ट्रम जिसके अंदर कलर्स जो है वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, आपको नहीं पता चलेगा कौन सा कलर कहाँ एंड होके कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंटिन्यूअस रो ऑफ ओवरलैपिंग इमेजेस ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज ऑब्टेन्ड, सच स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। प्योर व्हाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम होगा वो हमेशा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, मतलब ऑब्टेन्ड ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाइट लाइट या फिर ब्लैक बॉडी। ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस होती हैं स्पेक्ट्रम की, लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम।
ये हमारे पास जाहिर सी बात है, इस सिलेबस में हमें इस वाले को डिस्कस करना है। और ये वाला जो होता है इसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। और एटॉमिक स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि हम बेसिकली डिस्कस कर रहे होते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। हाइड्रोजन एक एटम है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हम इस चीज को डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास जो कंडीशन आती है, मैं यहाँ पर हेडिंग लिख देता हूँ बकायदा, इसको अगर आपने नोट कर लिया हो तो यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ मैं दोबारा ना। अब हम मैं हेडिंग लिख देता हूँ कि हम लाइन स्पेक्ट्रम को डिस्कस कर रहे हैं, या स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को डिस्कस कर रहे हैं, बात एक ही है, ठीक है ना। लाइन स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम या फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अच्छा, आपको याद होगा जब हम ये स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं हाइड्रोजन का, लाइन स्पेक्ट्रम जब पढ़ते हैं तो हमारे पास स्पेक्ट्रल सीरीज होती है ना, जिसमें आप लोगों को याद होगा लेमन सीरीज होती है, बेलमर सीरीज होती है, पैशन सीरीज होती है, ब्रैकेट सीरीज होती है, फंड सीरीज होती है। ये हमारे पास सारी की सारी सीरीज इसमें आ जाती हैं, इसको हम स्पेक्ट्रल सीरीज कहते हैं। और इन तमाम सीरीज के अंदर सबसे पहली जो सीरीज डिस्कवर की थी वो की थी जे जे बेलमर ने। तो इन पांच में सबसे पहली जो डिस्कवरी हुई थी सीरीज में वो बेलमर सीरीज हुई थी। वैसे काउंटिंग में सबसे पहले लेमन आता है, लेकिन डिस्कवरी होने वाली जो सबसे पहली सीरीज थी वो थी बेलमर। सो द फर्स्ट द फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम of hydrogen atom was observed by जे जे बेलमर 1885 में, 1885 में। तो भाई हाइड्रोजन एटम की सबसे पहली स्पेक्ट्रल सीरीज जो थी वो थी बेलमर सीरीज, जो कि जे जे बेलमर ने ऑब्जर्व की थी 1885 के अंदर। और ये सिर्फ ऑब्जर्व की थी इसने, इसकी कोई मैथमेटिकल फॉर्म नहीं थी उस वक्त तक जब इसने डिस्कवर की थी। इस स्पेक्ट्रल सीरीज के डिस्कवर होने के बाद या ऑब्जर्व होने के बाद 1 साल के बाद जाके इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंट किया गया, यानी कि इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया गया या एक्सप्रेस किया गया। और इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने वाला जो साइंटिस्ट था वो था रेडबर्ग, ठीक है ना। लेटर इन 1886 दिस सीरीज was mathematically expressed by mathematically expressed by रेडबर्ग। ये आपने नाम सुना होगा इस चैप्टर के अंदर, इसके नाम से एक कांस्टेंट भी होता है रेडबर्ग। और इस सीरीज को मैथमेटिकली जो रिप्रेजेंट किया गया था उसका एक फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला हम लोग याद रखते हैं, वो कैसे, 1/लैम्डा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय 1/2 स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। सो ये वाली सीरीज सबसे पहले डिस्कवर हुई, और इस सीरीज की सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्म देने वाला साइंटिस्ट था रेडबर्ग। तो ये वही फॉर्मूला है जो हम लोग याद करते हैं। ये फॉर्मूला आपको किसकी वैल्यू बताता है, वेवलेंथ की वैल्यू बताता है, ऐसा है ना, वेवलेंथ की वैल्यू यहां से पता चलती है। और कौन सी वेवलेंथ, वेवलेंथ उस रेडिएशन की जो कि हाइड्रोजन एटम से इमिट हो रही होती है। और ये कौन सी सीरीज में आता है, बेलमर सीरीज। और बेलमर सीरीज के अंदर आपको पता है कि ये जो 2 स्क्वायर होता है, ये 2 स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 2 रिप्रेजेंट करता है फाइनल स्टेट को। शेल नंबर होते हैं ना, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। तो ये जो 2 आ रहा है ये कौन सी स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। और एन आई का मतलब होता है इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट का मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो जम करके आ रहा है। और एन एफ का मतलब होता है जहां वो जम करके जा रहा है, ठीक है ना। सो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स। जी। तो बेलमर सीरीज में जो फाइनल स्टेट होती है वो हमेशा 2 होती है, और जो इनिशियल स्टेट होती है वो हमेशा 2 से बड़ी होती है, 2 से ज्यादा होती है। अब इनिशियल स्टेट 2 से ज्यादा मतलब इनिशियल स्टेट जो है वो 3 भी हो सकती है, वो 4 भी हो सकती है, वो 5 भी हो सकती है। इनिशियल स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल से 2 में आ रहा है, फोर्थ शेल से 2 में आ रहा है, फिफ्थ शेल से 2 में आ रहा है। तो 2 में जाके गिरेगा तो वो बेलमर सीरीज होगी।
और इनिशियल स्टेट हमेशा 2 से ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, बेलमर सीरीज। और इसमें निकलने वाली जो रेडिएशन होती है या जो लाइट होती है वो लाई करती है कौन से स्पेक्ट्रम में, अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है, ठीक है ना। तो यहां पर जो रीजन होता है वो कौन सा होता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन। अल्ट्रा वायलेट रीजन, यानी कि इस सीरीज में मिलने वाली जो रेडिएशन होती है वो कौन सी होती है, अल्ट्रा वायलेट। नंबर 2, अच्छा नंबर 2 का मतलब मैं बात कर रहा हूं, अब मैं नंबर 1 की बात कर रहा हूं, लेमन सीरीज। लेमन सीरीज की ये वाली जो थी वो बेलमर सीरीज थी, ये वाली लेमन सीरीज है। लेमन सीरीज में जो होता है फाइनल स्टेट हमेशा 1 होता है, और बेलमर सीरीज में फाइनल स्टेट हमेशा 2 होता है, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, लेमन सीरीज की बात करें तो लेमन सीरीज में अल्ट्रावायलेट होता है, क्योंकि ये सेकंड पे आता है ना, तो ये विजिबल रीजन में होता है, ये होता है विजिबल रीजन में, विजिबल रीजन, ठीक है। लेमन सीरीज की बात करें तो लेमन सीरीज का जो फॉर्मूला होता है लिखने का वो होता है 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग्स कांस्टेंट ब्रैकेट 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n f स्क्वायर। So now this is the mathematical form of representation of Lemon series. लेमन सीरीज में फाइनल स्टेट हमेशा 1 होती है, सॉरी फाइनल स्टेट हमेशा 1 होती है, और इनिशियल स्टेट जो होती है वो हमेशा 1 से ग्रेटर होती है। इनिशियल स्टेट 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, लेकिन फाइनल स्टेट हमेशा 1 होगी। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि फाइनल स्टेट जो है वो हमेशा 1, और इनिशियल स्टेट जो होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। और ये लाई करता है कौन से रीजन में, ये लाई करता है अल्ट्रावायलेट में। फाइनल स्टेट 1 होगा तो लेमन सीरीज होगा, और ये लाई करेगा अल्ट्रा वायलेट रीजन में, अल्ट्रा वायलेट रीजन। अल्ट्रा वायलेट रीजन क्या है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, जो रेडिएशन इमिट हो रही हैं हाइड्रोजन एटम से, जो रेडिएशन इमिट होती हैं, वो रेडिएशन का स्पेक्ट्रम कौन सा होता है। तो हाइड्रोजन एटम में से निकलने वाली रेडिएशन अगर इस सीरीज की है तो वो हमेशा अल्ट्रा वायलेट होगी। अगर हाइड्रोजन एटम से निकलने वाली रेडिएशन इस सीरीज में है, बेलमर सीरीज की है, तो वो विजिबल रीजन में होगी, मतलब उस सीरीज को हम देख सकते हैं, बेलमर सीरीज। और उसके बाद हमारे पास आता है पैस्चन सीरीज, नंबर 3, पैस्चन सीरीज, ठीक है। और पैस्चन सीरीज के अंदर फाइनल स्टेट हमेशा 3 होता है। सो 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग्स कांस्टेंट 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n(i)स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इस सीरीज का फॉर्मूला होता है। पैस्चन सीरीज में जो फाइनल स्टेट होती है इलेक्ट्रॉन की वो हमेशा 3 होती है, जो इनिशियल स्टेट होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 3 होती है। ग्रेटर देन 3 का मतलब वो 4 भी हो सकती है, वो 5 भी हो सकती है, वो 6 भी हो सकती है, वो इनफाइनाइट भी हो सकती है। और इसके बाद जितने भी हमारे पास सीरीज है वो सारे के सारे लाई करते हैं इंफ्रारेड रीजन के अंदर, तो ये आ जाएगा इंफ्रारेड रीजन में, इंफ्रारेड रीजन। यानी कि यहाँ पर जो मिलने वाली, यहाँ पर जो इमिट होने वाली जो रेडिएशन होंगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन से वाले स्पेक्ट्रम में लाई करेंगी, तो आप बोलेंगे इंफ्रारेड रीजन में लाई करती हैं, ठीक है। इसी तरीके से नंबर 4 की अगर हम बात करें तो वो आती है हमारे पास ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। लेमन सीरीज में फाइनल स्टेट हमेशा 1, बेलमर सीरीज में फाइनल स्टेट हमेशा 2, पैस्चन सीरीज में फाइनल स्टेट हमेशा 3, ब्रैकेट सीरीज में फाइनल स्टेट हमेशा 4। सो 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग्स कांस्टेंट 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n(i)स्क्वायर। ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई। ब्रैकेट सीरीज में जो फाइनल स्टेट होती है वो हमेशा 4 होती है, जो इनिशियल स्टेट होती है वो हमेशा 4 से बड़ी होती है। अब भले वो 5 हो, भले वो 6 हो, भले वो 7 हो, जो भी हो, लेकिन हमेशा 4 से ज्यादा होगी। 5 से 4 में आ सकता है, 6 से 4 में आ सकता है, 7 से 4 में आ सकता है। 4 क्या 7 क्या, किसकी बात कर रहे हैं हम, शेल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम हाइड्रोजन के जो लेवल्स होते हैं उन लेवल्स की या शेल्स की बात कर रहे हैं, या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं। इंफ्रारेड रीजन सेम, इंफ्रारेड रीजन, यानी कि यहां से मिलने वाला जो फोटोन होगा या यहां से मिलने वाली जो रेडिएशन होगी वो किस स्पेक्ट्रम में लाई करेगी, इंफ्रारेड।
ये वाला भी इंफ्रारेड, ये वाला अल्ट्रावायलेट और ये वाला विजिबल। अब आप नोट करो, जैसे जैसे हम स्पेक्ट्रल सीरीज में आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो मिलने वाली जो रेडिएशंस हैं, उनकी जो इंटेंसिटीज हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं, वो डिक्रीज होती जा रही है। 11 से स्टार्ट किया हमने, तो 11 सबसे पहला है, डिस्कवरी में नहीं, नंबरिंग में सबसे पहला है, क्योंकि इसका फाइनल स्टेट जो है वो हमेशा 1 है, तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट होती है ना। तो इसमें मिलने वाली जो रेडिएशन होती है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, फिर आगे चले जाओ तो उससे कम, फिर और आगे चले जाओ तो उससे कम, फिर और आगे चले जाओ तो उससे कम, देन उससे कम होती चली जाती है। इसी तरीके से फिर हमारे पास आ जाती है फंड सीरीज, पी फंड सीरीज, द लास्ट वन, स्पेक्ट्रल सीरीज कहलाती है ये। और इसमें फाइनल स्टेट हमेशा 5, रेडबर्ग्स कांस्टेंट ब्रैकेट 1/5 स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंड सीरीज। और यहां पर आप लिखोगे कि यहां पर फाइनल स्टेट जो होती है वो हमेशा 5 होती है, यहां पर जो इनिशियल स्टेट होती है वो हमेशा 5 से ग्रेटर होगी। 5 से ग्रेटर का मतलब 6 से 5 में जा सकता है, 7 से 5 में जा सकता है, 8 से 5 में जा सकता है, इन्फिनिटी से 5 में जा सकता है, लेकिन हमेशा जब भी जाएगा तो 5 में जाएगा। तो ये हमारे पास फंड सीरीज होती है। और ये भी राय करती है इंफ्रारेड, इसको लिख सकते हैं फार इंफ्रारेड। मतलब इंफ्रारेड में भी तो एक, मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सेंड किया था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, हर कलर की भी अपनी एक रेंज होती है वेवलेंथ की। जैसे जैसे अगर रेड कलर है तो रेड कलर की भी एक मैक्सिमम वेवलेंथ और एक मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है ना। तो अगर ये इंफ्रारेड रीजन है तो इंफ्रारेड के अंदर भी एक रीजन ऐसा होता है इंफ्रारेड, जिसमें इंफ्रारेड जो है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होता है और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाके खत्म हो जाता है, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है तो फिर वो इंफ्रारेड से विजिबल में आ जाता है, ठीक है ना। तो फार इंफ्रारेड का मतलब ये है कि इंफ्रारेड से बहुत कम हो गई, अब इससे ज्यादा मजीद कमी की तरफ अगर हम जाएं तो क्या पता वो रेडियो या माइक्रोवेव्स की तरफ चले जाए, फार इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। और उसके बाद फिर आप इसी तमाम फॉर्मूला को जनरल फॉर्मूला में भी लिख सकते हो, और जो जनरल फॉर्मूला हमारे पास बनता है, इनमें हम एनएफ वगैरह नहीं लिखेंगे, इसमें आ जाएगा सॉरी ये नंबर्स नहीं लिखेंगे। तो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, 1/लैम्डा इज इक्वल टू रेडबर्ग्स कांस्टेंट ब्रैकेट 1/nf² माइनस 1/ni²। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है किसका, वेवलेंथ का, किसी भी सीरीज के अंदर वेवलेंथ को कैलकुलेट करने का। इसमें मौजूद जो आर है वो रेडबर्ग कांस्टेंट है, जिस तरीके से यहां पर लिखा हुआ है रेडबर्ग, रेडबर्ग ही वो साइंटिस्ट है जिसने हमें मैथमेटिकल फॉर्म बताई थी कैलकुलेट करके ना। यहां पर लिख देते हैं इस बात को, ये जो आर है ना, दिस इज कॉल्ड रेडबर्ग्स कांस्टेंट, रेडबर्ग्स कांस्टेंट। और आर की वैल्यू याद रखेंगे तो इस वाले चैप्टर की न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकेगी, वरना मुश्किल हो जाएगी ना। 1.097 इंटू 10⁻⁷ पॉजिटिव 7 है, और साथ में मीटर इनवर्स, ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷। और साथ में यूनिट आ जाता है मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स क्यों आ रहा है, क्योंकि इस पूरे फॉर्मूले के अंदर ये ब्रैकेट सिर्फ एक नंबर है, इसमें सारे नंबर्स हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो अब आप रिलेशन बनाओगे इन दोनों का, तो अगर रेडबर्ग्स कांस्टेंट का यूनिट निकालोगे तो लैम्डा बचा हुआ है ना, खाली लैम्डा का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो ये मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो रेडबर्ग्स कांस्टेंट का यूनिट फ्रॉम द फॉर्मूला हमेशा क्या निकलता है, मीटर इनवर्स निकलता है, रेडबर्ग्स कांस्टेंट। वेवलेंथ को फाइंड करने का फॉर्मूला। अच्छा, अब इस वेवलेंथ के फॉर्मूले को फाइंड करने के लिए आप जो है एक रिलेशन यहाँ पर यूज कर सकते हो, वो ये, जैसे हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, है ना। यहां से अगर आप लैम्डा का फॉर्मूला बनाएंगे तो ये बनेगा C/F इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। और यहां से अगर आप 1/लैम्डा का फॉर्मूला बनाएंगे तो ये फ्रीक्वेंसी अपॉन सी हो जाएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी ओवर सी इज इक्वल टू 1/लैम्डा बन जाएगा ये, ठीक है ना। यानी कि 1/लैम्डा बराबर होता है F/c के। तो
तो आप ये जो फॉर्मूला है 1/λ वाला, इसको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। तो 1/λ की जगह पे क्या आ जाएगा, F/c। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी ओवर स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू रैडबर्ग्स कांस्टेंट ब्रैकेट 1/n f² माइनस 1/n I²। ठीक है। और यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं, अगर ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है तो ये जो c है स्पीड ऑफ लाइट, ये डिवाइड में है, इसको यहाँ से आप हटा दो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। तो ये बन जाएगा F इज इक्वल टू CR, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इनटू रैडबर्ग्स कांस्टेंट। तो यही फॉर्मूला जो है फ्रीक्वेंसी के सेंस में इस तरीके से लिखा जाता है, और यही वाला फॉर्मूला वेवलेंथ के फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। वैसे ना हमारे पास ये जो हम लोगों ने स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ी है ना अभी, ये स्पेक्ट्रल सीरीज आप पढ़ें तो आप पे वैसे कवर हो जाता है टॉपिक जो आपका लिखा है ना, लाइन स्पेक्ट्रम, इसमें आ जाता है सब कुछ। लेकिन खैर हम एहतियातन जो है वो इसकी भी कुछ चीजों को डिस्कस करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल के, क्योंकि ये सारी चीजें हाइड्रोजन एटम के लिए हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो बनता है, क्या कॉन्सेप्ट्स थे, क्या पोस्टुलेट्स थे, ये थोड़ा सा इनसे रिलेट करते हैं, तो इस वजह से इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। बोर्स पोस्टुलेट, जैसा आपको पता है बोर ने जो है एक हमें एटॉमिक मॉडल दिया है, और एटॉमिक मॉडल जो दिया है वो रदरफोर्ड की कुछ ड्रॉबैक्स थे एटॉमिक मॉडल में, उनको दूर करने के लिए इसने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। जैसे आपको पता है रदरफोर्ड ने
एटॉमिक मॉडल जो दिया था, दुनिया के सामने पेश किया था, उसमें ये था कि कुछ बातें उसमें सही थी, कुछ बातें उसमें गलत थी। कैसे उसने कहा था कि हाँ भाई, एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो सबसे हैवीएस्ट पार्ट होता है, मतलब जो 99.999% जो मास होता है एटम का वो कंसंट्रेटेड होता है एट द सेंटर ऑफ द एटम। तो ये बात सही थी। और उसने फिर ये कहा कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये बात भी सही थी। अब उसके ड्रॉबैक्स में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी था कि उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना शेल्स में, वो कंटिन्यूअसली एक्सेलरेटेड होते हैं। एक्सेलरेटेड का मतलब ये कि वो कंटिन्यूअसली एनर्जी को रेडिएट कर रहे होते हैं। ये इसका ड्रॉबैक था इसके मॉडल का, कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जब तक एटम के अंदर रिवॉल्व किए जा रहा है, तो वो किसी भी सेम शेल में रिवॉल्व करते हुए, सेम शेल में रिवॉल्व करते हुए वो कंटिन्यूअसली एनर्जी को इमिट या रेडिएट करता रहता है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। जो कि ये वाला पॉइंट इसका ड्रॉबैक था। हमें पता है, या हमें पहले से नहीं पता था, दैट्स बात इसने हमें बताया, बोर ने, कि ऐसा नहीं होता। जो एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स अपने सेम ऑर्बिट में जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, वो सेम ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए ना तो कभी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ना तो कभी एनर्जी को रेडिएट करते हैं। ठीक है ना, ये हमें बोर ने बताया उसके पॉइंट को, यानी कि जो ड्रॉबैक है उसको दूर करते हुए। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल्स के अंदर जो ड्रॉबैक्स थे वो दूर किए गए बाय द बोर्स एटॉमिक मॉडल। और इसके हमारे पास कुछ पॉस्टुलेट्स होते हैं, इन पॉस्टुलेट्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि नंबर 1, इसका जो पॉस्टुलेट नंबर 1 है ये कहलाता है स्टेशनरी स्टेट पॉस्टुलेट। इसका नाम है स्टेशनरी स्टेट पॉस्टुलेट, पॉस्टुलेट नंबर 1। और इस पॉस्टुलेट में इसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन in an atom revolve around the nucleus, around the nucleus in discrete या in orbits, discrete orbits without radiating, without radiating। सबसे पहले बात इसने ये कही कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, वो एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। जो ऑर्बिट्स होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं और विदाउट रेडिएटिंग जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जिन ऑर्बिट्स को कहा जाता है कॉल्ड डिस्क्रीट स्टेशनरी ऑर्बिट्स। डिस्क्रीट स्टेशनरी ऑर्बिट्स। सबसे पहला पॉस्टुलेट इसका ये है। इस वाले पॉइंट का मतलब ये है कि एज लॉन्ग एज, अगर इसका हम समरी करें तो इस वाले पॉइंट का मतलब ये है कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द सेम ऑर्बिट, इट नीदर एब्जॉर्ब्स नॉर रेडिएट्स द एनर्जी। जब तक वो अपने सेम ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ना तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ना वो एनर्जी को रेडिएट करता है। ठीक है ना। और ऐसे ऑर्बिट्स जिसमें वो रिवॉल्व कर रहा होता है, उन ऑर्बिट्स को कहा जाता है डिस्क्रीट स्टेशनरी ऑर्बिट्स। डिस्क्रीट का मतलब होता है डिसकंटिन्यूअस होते हैं, ऑर्बिट्स कंटिन्यूअस नहीं होते। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हर जगह पर पाया जाएगा एटम के अंदर, ऐसा नहीं होता। वो अपने अपने डिस्क्रीट ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट शेल है, फर्स्ट एनर्जी लेवल है, उसके बाद सेकंड शेल है, उसके बाद थर्ड शेल है। तो अब ये जो फर्स्ट शेल से सेकंड शेल के दरमियान जो गैप है, इस गैप को हम कहते हैं फॉरबिडन गैप। तो इलेक्ट्रॉन या तो फर्स्ट शेल में होगा, या तो डायरेक्ट सेकंड में होगा, या तो डायरेक्ट थर्ड में होगा। इनके बीच जो गैप्स हैं, इलेक्ट्रॉन वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इस वजह से इन ऑर्बिट्स को कहा जाता है डिस्क्रीट। ये कंटिन्यूअस नहीं होते। ठीक है ना। जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास एक स्लाइड, ये एक स्लाइड है। ठीक है ना। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये बॉल है। आपने इस बॉल को यहां से फेंका, तो आपको पता है जब ये बॉल स्लाइड पे से होती हुई जाएगी, तो ये स्लाइड पे मौजूद हर एक पॉइंट को टच करती हुई जाएगी, हर एक पॉइंट को टच करती हुई जाएगी। मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जिसको ये स्किप करके या इग्नोर करते हुए चले जाए। ये स्लाइड है। और इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, या फॉर एग्जाम्पल इसको हम ऑपोजिट सेंस में लेते हैं, ये हमारे पास स्टेयर्स है, ये स्टेयर्स है। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है या एक पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल वो यहां पर खड़ा हुआ है, नीचे खड़ा हुआ है ये रहा, और इसको यहां तक पहुंचना है, इस वाली हाइट तक पहुंचना है। अब ये स्टेयर्स हैं, तो स्टेयर्स क्या है, डिस्क्रीट होती हैं। डिस्क्रीट का मतलब ये होता है कि ये पर्सन या तो मौजूद होगा इस वाली हाइट पर, या तो पर्सन ये मौजूद होगा इस वाली हाइट पर डायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब आपको पता है उसने इसको स्किप किया,
इस वाले डिस्टेंस को स्किप किया। अब ऐसा थोड़ी कि वो बंदा यूं 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 करता हुआ जाएगा, ऐसा तो नहीं होता, स्टेयर नहीं है। तो उसको इस वाले डिस्टेंस को स्किप करना होगा, फिर ये डिस्टेंस स्किप होगा, या तो डायरेक्टली यहां पर होगा, उसके बाद डायरेक्टली यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, कुछ डिस्टेंसेस बीच में से स्किप हो गए, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रीट। ठीक है ना। तो हमारे पास एटम्स में जो ऑर्बिट्स होते हैं वो भी डिस्क्रीट होते हैं, उनको हम कहते हैं डिस्क्रीट स्टेशनरी ऑर्बिट्स। हर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट तक का एक गैप होता है, उस गैप को कहा जाता है फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप का नाम फॉरबिडन इस वजह से रखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट अलाउड इन दैट गैप। तो वो या तो फर्स्ट में होगा, या वो सेकंड में होगा, या वो थर्ड में होगा। दैट इज वाई दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड डिस्क्रीट स्टेशनरी ऑर्बिट्स। स्टेशनरी इस सेंस में क्योंकि जब तक वो सेम ऑर्बिट में है, वो एनर्जी को ना तो एब्जॉर्ब करता है, ना वो एनर्जी को रेडिएट करता है। ठीक है ना। इस पॉस्टुलेट को हम कहते हैं स्टेशनरी स्टेट पॉस्टुलेट। नंबर 2, इस पॉस्टुलेट का नाम होता है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये इसका नाम होता है। मतलब इसके पॉस्टुलेट्स के नेम है बकायदा। मतलब अगर आपसे कोई बोले 1 2 3 करके, नहीं, आपसे कोई बोले हाँ भाई बोहर का जो क्वांटाइज्ड एनर्जी वाला पॉस्टुलेट है वो बताओ, तो अगर आपको ये नहीं पता होगा कि कौन से वाले पॉस्टुलेट में हम क्वांटाइज एनर्जी की बात करते हैं, तो आपको कैसे पता होगा कि वो मुझसे क्या पूछ रहा है। तो जो हमारा थर्ड पॉस्टुलेट होता है उसको हम कहते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी पॉस्टुलेट। अगर कोई आपसे बोले हाँ भाई जो बोहर का स्टेशनरी स्टेट वाला पॉस्टुलेट है वो क्या है, तो इसका मतलब आपसे ये पूछना चाह रहा है बोहर का जो क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम वाला पॉस्टुलेट है वो क्या है, तो इसका मतलब वो ये पूछना चाह रहा है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व only in those allowed orbits in which its angular momentum is integral multiple of h/2 पाई। देखो फिजिक्स में कहीं पर भी अगर क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाए ना, क्वांटाइजेशन या क्वांटाइज, फौरन समझ जाना कि क्वांटाइजेशन जिस क्वांटिटी के साथ लगा हुआ है वो इंटीग्रल मल्टीपल है। मतलब अगर मैं कहूं क्वांटाइज्ड वेलोसिटी, तो मैं लिखूंगा n मल्टीप्लाई बाय v। अगर मैं लिखूंगा कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है, तो मैं लिखूंगा n मल्टीप्लाई बाय e। अगर मैं कहूं कि मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, तो मैं लिखूंगा n मल्टीप्लाई बाय मोमेंटम। अगर मैं कहूं कि फ्रीक्वेंसी क्वांटाइज्ड है, तो मैं लिखूंगा n मल्टीप्लाई बाय f। ये क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर इंटीग्रल मल्टीपल है तो इसका मतलब वो क्वांटाइज है। क्वांटाइज का मतलब क्या, वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट कैसे, ये जो मैंने n लगाया है इस n को हम कहते हैं इंटीजर्स। और इंटीजर्स का मतलब क्या होगा, n की वैल्यू होगी या तो 1, n की वैल्यू होगी या तो 2, n की वैल्यू होगी या तो 3, या तो 4, या तो 5 एंड सो ऑन। अब आप सोचो इनको क्वांटाइजेशन क्यों कह रहे हैं, इसको हम डिस्क्रीट क्यों कह रहे हैं, वो इस वजह से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्वांटाइज्ड वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि या तो वेलोसिटी के साथ 1 होगा मल्टीप्लाई के अंदर, या तो वेलोसिटी के साथ 2 होगा या 3 होगा, मतलब या तो 2v होगा या 3v होगा या 4v होगा या 5v होगा। तो अब आप बोलेंगे सर ये कंटिन्यू तो है, इसमें कौन सा नंबर मिस हुआ, तो भाई मिस तो हुए बहुत सारे नंबर्स। जरा सोचो, क्या 1 के बाद डायरेक्ट 2 आता है, क्या 1 के बाद डायरेक्ट 2 थोड़ी आता है। 1.1 कहां गया, 1.2 कहां गया, 1.3, 1.4 ये कहां गए, ये कंटिन्यूअस नहीं है। 1 के बाद डायरेक्टली हम पहुंचे 2 तक, 2 के बाद हम 2.1, 2.2, 2.3 इन सबको मिस करके हम डायरेक्ट पहुंचे 3 तक। तो इसका मतलब ये इंटीग्रल मल्टीपल है। ठीक है ना। तो अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इंटीग्रल मल्टीपल हो तो इसका मतलब वो क्वांटाइज्ड होती है। सेम ये वाला पोस्टुलेट हमें ये बताता है कि हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सिर्फ उन ही ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2 पाई के। इसको लिख के बताता हूं मैं आपको। अच्छा बेसिकली ना ये पोस्टुलेट जो होता है ये मैथमेटिकल पोस्टुलेट है, इसमें डेरिवेशन की जाती है। ये वाहिद पोस्टुलेट ऐसा है इन तीनों में जो एनालिटिकल पोस्टुलेट है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है,
एंगुलर मोमेंटम मतलब एल, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब एन मल्टीप्लाई बाय, अब ये इंटीजर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं किसके साथ, एच, सॉरी एच अपॉन 2 पाई के साथ। होता क्या है, ये पोस्टुलेट अगर हम कोचिंग क्लासेस में पढ़ाते हैं डिटेल के अंदर तो हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखवाते, पहले हम इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, हमेशा पहले डेरिवेशन आती है। पूरी डेरिवेशन करने के बाद जब एंड में हम इस वाले फॉर्मूले तक पहुंचते हैं, तो जब सारा सॉल्यूशन खत्म हो जाता है, सारी पॉसिबिलिटीज सॉल्यूशन की खत्म, तो हम बोलते हैं हाँ भाई चलो ये इक्वेशन बन गई, ये फॉर्मूला बन गया। अब पता है इस पोस्टुलेट के अंदर जब हम डेरिवेशन खत्म करते हैं तो यहां पर आके रुकते हैं, और जब इस पोस्टुलेट को देखा जाता है, थोड़ा सा गौर किया जाता है, तो ये पता चलता है कि एल फॉर एंगुलर मोमेंटम, एन फॉर इंटीजर्स, और ये एक कांस्टेंट नंबर है एच अपॉन 2 पाई, ये हमें ये बता रहा है कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, इंटीग्रल मल्टीपल है एच अपॉन 2 पाई का। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम में कहीं पर भी रिवॉल्व नहीं कर सकता, हर जगह पर रिवॉल्व नहीं कर सकता, वो सिर्फ उन ही अलाउड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो एच अपॉन 2 पाई के, बस ये सेकंड पोस्टुलेट है। और एल का मतलब यहां पर जो है वो एंगुलर मोमेंटम है, और एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम वी आर इज इक्वल टू, उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एन मल्टीप्लाई बाय एच ओवर 2 पाई। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन आ गई। तो पहला पॉस्टुलेट हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जब तक सेम ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है, वो कभी भी एनर्जी को ना तो एब्जॉर्ब करता है, वो ना कभी भी एनर्जी को इमिट करता है। दूसरा पॉस्टुलेट हमें ये बताता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो एच अपॉन टू पाई की। इसी तरीके से हमारा जो थर्ड पॉस्टुलेट है, हमारा मतलब इस बहुत थ्योरी का, इसका जो थर्ड पॉस्टुलेट है वो है क्वांटाइज्ड या क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, यानी कि एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। नंबर 3, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ये इस वाले थर्ड पॉस्टुलेट का नाम है। अब मसला ये था कि बोर ने जो रदरफोर्ड का वो वाला पॉइंट था ना, ड्रॉबैक, कि इलेक्ट्रॉन जब तक सेम ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट करता रहता है। इस वाले पॉइंट को उसने गलत साबित किया अपने इस वाले पॉइंट के अंदर, पॉस्टुलेट के अंदर। साथ साथ फिर उसने ये भी बताया कि हाँ मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि एटम्स एनर्जी को रेडिएट ही नहीं करते या एब्जॉर्ब ही नहीं करते, मेरा मतलब ये नहीं है कि एटम्स कैन नॉट एब्जॉर्ब एनर्जी या एटम्स कैन नॉट इमिट एनर्जी, ऐसा नहीं है। इसने कहा थर्ड पॉस्टुलेट में कि करते हैं, एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एब्जॉर्ब भी करते हैं एनर्जी को और वो रेडिएट भी करते हैं, लेकिन वो एक सूरत में करते हैं जब भी इलेक्ट्रॉन अपना शेल चेंज करेगा, जब भी वो ट्रांजिशन करेगा। ट्रांजिशन का मतलब होता है जब भी इलेक्ट्रॉन अपने स्टेट को चेंज करे, मतलब किसी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाए या किसी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आए, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन इज मेकिंग अ ट्रांजिशन। ठीक है ना। सो वेन एवर इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन, या इसको यू सिंपल वर्ड्स में कह लो कि वेन एवर एन इलेक्ट्रॉन चेंजेस इट्स स्टेट, चेंजेस इट्स ऑर्बिट, या तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होगा या तो वो एनर्जी को इमिट कर रहा होगा। अब एब्जॉर्ब कब करेगा या इमिट कब करेगा? एब्जॉर्ब करने की वजह से वो हमेशा अपने लोअर से हायर में जाता है, और जब वो हायर से लोअर में आता है तो वो सेम अमाउंट की एनर्जी को रेडिएट कर देता है अकॉर्डिंग टू थर्ड पोस्टुलेट। तो आप इस बात को यहां पर लिख सकते हो कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी state, it emits energy in the form of photon, in the form of photon। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांजिशन करेगा, जब भी इलेक्ट्रॉन अपने हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जंप करेगा, तो वो हमेशा एनर्जी को इमिट करेगा, और इलेक्ट्रॉन जब भी एनर्जी को इमिट करता है वो हमेशा किस फॉर्म में करता है? फोटोन की फॉर्म में करता है। ठीक है ना। और उस एनर्जी को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E1 माइनस E2।
जिन दो शेल्स की बात की जाएगी, उन दोनों, यानी कि किन दो शेल्स की बात की जाएगी, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ में था और वो फोर्थ से फर्स्ट में चला गया, तो इसका मतलब यहां पर दो शेल्स का जिक्र हो रहा है, फोर्थ शेल का और फर्स्ट शेल का। इन दोनों एनर्जी लेवल्स की जो एनर्जीज होंगी, उनका डिफरेंस निकाल लो। जो भी डिफरेंस आएगा, एग्जैक्टली उतनी एनर्जी का फोटोन इमिट हो जाएगा। तो ये E1 और E2 क्या है? ये वो एनर्जीज है, जिन दो स्टेट्स की, जिन दो शेल्स की हम बात कर रहे हैं, ये उन शेल्स की या स्टेट्स की एनर्जीज हैं। और इन दोनों एनर्जीज का डिफरेंस निकालोगे, तो जो भी डिफरेंस आएगा, एग्जैक्टली उतने ही डिफरेंस की एनर्जी का फोटोन रिलीज हो जाता है या इमिट हो जाता है। एच न्यू इज इक्वल टू E1 माइनस E2। मैंने एच न्यू इस वजह से लिखा क्योंकि ये फोटोन की एनर्जी है। तीन एनर्जीज है यहां पर, E1 E2। ई फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन, और E1 और E2 फोटोन की एनर्जीज नहीं है, ये एनर्जी लेवल्स की एनर्जी है। ठीक है ना? जिन जिन दो शेल्स की बात की जाएगी, ये उन दो ऑर्बिट्स की एनर्जीज हैं। अब ये ऑर्बिट्स की एनर्जीज क्या होती हैं, ये भी जाहिर सी बात है आगे इसी टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है ना? अब ये जो हमारे पास बोर्स एटॉमिक मॉडल है या बोर्स के पोस्टुलेट है, इसके बाद इसने हमें एक और काम करके बताया, और वो ये दो डेरिवेशन हम लोग यहां पर करते हैं इस टॉपिक की ना। एक हम करते हैं रेडियस की और एक हम करते हैं एनर्जी की। ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक को हम कहते हैं क्वांटाइज्ड रेडियाई, क्वांटाइज्ड रेडियाई। ठीक है? अगर आपको याद हो तो कोचिंग क्लासेस के अंदर इसकी डेरिवेशन करवाई जाती है, थोड़ी सी लेंथी डेरिवेशन होती है इसकी भी, और खासतौर पर एनर्जी की भी। तो सबसे पहले हम, जाहिर सी बात है, डेरिवेशन तो करते नहीं है, यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, और हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वही बनता है आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू 0.53 इंटू 10⁻⁻10 एंड मीटर्स। बस आपने ये डायरेक्ट इक्वेशन याद रखनी है, ये वाली। हाइड्रोजन के किसी भी ऑर्बिट का रेडियस फाइंड करना हो तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है। हाइड्रोजन के किसी भी ऑर्बिट का रेडियस फाइंड करना हो, और क्योंकि जो रेडियस होता है या कोई भी जो ऑर्बिट होता है वो हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, तो उसके रेडियस भी जो होगा वो भी क्वांटाइज्ड होगा। तो अभी तक हमने क्या क्या क्वांटाइज पढ़ा? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी पढ़ी, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा, और हम यहां पढ़ने जा रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ रेडियाई। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ nth orbit. This is called radius of nth orbit of, और यहां पर हम किस हाइड्रोजन किस एटम को डिस्कस कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है? अब फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट हो, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, जब n की वैल्यू बराबर होगी किसके? 1 के। जाहिर सी बात है, जब हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे तो n की वैल्यू को आपने 1 पुट करना है। अब आप सोचो कि जब n की वैल्यू को आप यहां पर 1, अच्छा ये कांस्टेंट नंबर है, याद रखिएगा, ये कांस्टेंट रहेगा फॉर्मूले के अंदर, ये चेंज नहीं करना। n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दिस कांस्टेंट नंबर, ये याद रखिएगा। अब अगर हम एग्जैक्टली फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस फाइंड करना चाहें, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू आपने 1 पुट करनी है, सेकंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू को 2 पुट करेंगे, थर्ड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू को 3 पुट करेंगे। ठीक है ना? फिलहाल हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आपने n की वैल्यू को 1 पुट करना है, और जब आप यहां पर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, और जब ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो सेम रहेगी। यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस हमें जो मिलता है वो मिलता है 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होता है, याद रखिएगा वैल्यू, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। ठीक है? और इसी तरीके से इसी वाले वैल्यू को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, 0.53 10⁻⁻10 हो और साथ में मीटर हो, तो ये कॉम्बिनेशन मिलकर बनता है, बराबर होता है किसके? एंगस्ट्रॉम के। तो इसको हम एंगस्ट्रॉम करके भी लिखते हैं, 0.53 एंगस्ट्रॉम। अगर आपको कहीं पर भी 10⁻⁻10 और साथ में यूनिट मीटर नजर आए, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे? एंगस्ट्रॉम से। या अगर आपको एंगस्ट्रॉम नजर आ रहा है तो आप उसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? 10⁻⁻10 मीटर्स। ठीक है ना? अच्छा, यही जो वैल्यू है 0.53 वाली, इसी वैल्यू को एक और तरीके से लिखवाया जाता है, और वो लिखवाया जाता है नैनोमीटर्स में। R1 इज इक्वल टू 0.053 इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स। वैसे 0.53 है और पावर -10 है,
तो मैंने पावर को -9 कर दिया, तो डेसिमल एक दफा पीछे चला जाएगा। तो 0.53 से क्या बनेगा? 0.053। और 0.053 करोगे तो पावर -10 नहीं रहेगी, बल्कि -9 बन जाएगी। और 10 पावर -9 का मतलब होता है नैनो। तो 0.53 नैनोमीटर्स। तो भाई ये फर्स्ट ऑर्बिट का ही रेडियस है। लिखने के अलग अलग तरीके हैं। या तो 10 पावर -10 मीटर की फॉर्म में लिखा जाता है, या तो एंगस्ट्रॉम की फॉर्म में लिखा जाता है, या नैनोमीटर की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है ना? अब आप ये सोचो कि जब आप सेकेंड ऑर्बिट की बात करेंगे तो एन की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 4। जब आप थर्ड ऑर्बिट की बात करेंगे तो एन की जगह पे 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 9। ऐसा है। तो R2 की वैल्यू जो होगी हमारे पास, वो बराबर होगी 4 मल्टीप्लाई बाय R1 के। R3 की वैल्यू हमारे पास होगी 9 मल्टीप्लाई बाय R1 के। R4 की वैल्यू हमारे पास होगी 16 मल्टीप्लाई बाय R1 के। इसी तरीके से R5 की वैल्यू होगी 25 मल्टीप्लाई बाय R1। यानी कि जो ऑर्बिट का नंबर है उसका स्क्वायर करके फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो बस, तो आपको एक न्यू रेडियस मिल जाएगा। ठीक है ना? तो 4 क्यों आया? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। 9 क्यों आया? क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। 16 क्यों आया? क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। 16 R1, उसके बाद 25 R1, उसके बाद 36 R1। इसका मतलब यहां पर जो रेशो होता है वो क्या रेशो होता है? इन द रेशो ऑफ। अभी रेशो क्या बन रहा है? रेशो बन रहा है या तो 1, या तो 4, उसके बाद 9, उसके बाद 16, उसके बाद 25, उसके बाद 36 एंड सो ऑन। तो ये यहां पर रेडियस का रेशो है। ठीक है ना? इसी के साथ साथ फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइज्ड रेडियाई या क्वांटाइज्ड एनर्जी, ये दो चीजें हैं। और अगेन इसकी भी डेरिवेशन की जाती है। और इसकी डेरिवेशन करने के बाद हमें मिलता है एनर्जी का फॉर्मूला। पहली बात, इसकी जो एनर्जी की डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन के पास दो एनर्जीज होती हैं, एक होती है उसकी काइनेटिक और एक होती है उसकी पोटेंशियल। ठीक है ना? मोशन की वजह से काइनेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल। ठीक है? और इलेक्ट्रॉन की इन दोनों एनर्जीज का जो सम होता है वो बराबर आता है टोटल एनर्जी के। तो हम यहां पर बात करते हैं टोटल एनर्जी की। तो सम ऑफ काइनेटिक एंड, पहले एक काम ही करते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल को अलग से लिखते हैं, फिर उसके बाद सम करके लिख पाते हैं। ओके, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, और वो होता है के ई इज इक्वल टू के ई स्क्वायर ओवर 2 R n। ये हमारे पास किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। के फॉर कूलम्स कांस्टेंट, ई फॉर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है। और साथ में जो आर एन है, ये आर एन वो है जो हमने अभी डिस्कस किया। फर्स्ट ऑर्बिट होगा तो ये वाली वैल्यू, सेकंड ऑर्बिट होगा तो ये वाली वैल्यू, थर्ड के लिए ये, फोर्थ के लिए ये। ठीक है ना? तो किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट।
तो भाई अब अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास बनता है, और वो बनता है माइनस के ई स्क्वायर ओवर आर एन। तकरीबन दिखने में सेम है, बस एक फर्क है, इसमें हाफ आ रहा है यानी कि 1/2 है, इसमें 1/2 नहीं है, बस ये फर्क है। और दूसरी बात, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी इस कंडीशन में हमेशा नेगेटिव होती है, याद रखिएगा। एटम्स के केस में इलेक्ट्रॉन के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इट इज ऑलवेज नेगेटिव ड्यू टू अट्रैक्शन, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। अट्रैक्शन के केस में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, और रिपल्जन के केस में ये पॉजिटिव होती है। मैंने आपको वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर में पॉइंट बताया था, ठीक है ना। तो नेगेटिव हमेशा होगी पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, और इन दोनों एनर्जीज का सम जो होता है वो टोटल एनर्जी होता है। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो टोटल एनर्जी होती है वो इन दोनों के सम से बनती है, और उसका मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रहा हूं क्योंकि हम डेरिवेशन नहीं कर रहे। इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है -13.6, ये माइनस है, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। नाउ दिस इज कॉल्ड द टोटल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एटम के nth ऑर्बिट की टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है। इसमें कांस्टेंट नंबर है 13.6, और इसमें n स्क्वायर आ रहा है अपॉन में। जैसे रेडियस का जो कांस्टेंट नंबर था वो ये था 0.53 इंटू 10⁻⁻10, और इसका n स्क्वायर मल्टीप्लाई में था, और इसका n स्क्वायर डिवाइड में। और क्योंकि वो रेडियस था तो उसका यूनिट था मीटर, और क्योंकि ये एनर्जी है तो एनर्जी का यहां पर यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये याद रखिएगा हमेशा माइनस होती है, हमेशा माइनस में होती है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, यानी कि जब n की वैल्यू 1 होगी, तो जब आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो जाहिर सी बात है 1 तो डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में हो तो आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आंसर ही सेम रहेगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट की जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास फर्स्ट एनर्जी की वैल्यू, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से आप सेकंड की फाइंड करने के लिए n की जगह पे 2 पुट करते हैं तो वो 4 हो जाता है, यानी कि डिवाइड बाय 4 कर देंगे। फिर इसी तरीके से आप डिवाइडेड बाय 9 कर देंगे। इस तरीके से चलता जाएगा। जैसे वहां पर 4 9 16 ये मल्टीप्लाई में थे, तो यहां पर ये 4 9 16 जो है वो डिवाइड में आ जाएंगे। तो यानी कि अगर आप सेकंड की बात करेंगे, सेकंड शेल की, तो ये बनेगी -13.6 डिवाइडेड बाय 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड के लिए बनेगी -13.6 डिवाइडेड बाय 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप फोर्थ की बात करेंगे तो -13.6 डिवाइडेड बाय 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड सो ऑन। और इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो वहां पर जो हमारे पास रेशियो था वो बन रहा था 4 9, यानी कि 1 4 9 16, और यहां पर जो है वो अपॉन में आ रहा है, यानी कि 1/4 1/9 1/16। तो यहां पर रेशियो बेसिकली किस सेंस में आ रहा है, 1/4 1/9 1/16, इस तरीके से। तो आपने फर्स्ट शेल की एनर्जी याद रखनी है, विच इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये हमारे पास क्वांटाइज रेडिया है और क्वांटाइज एनर्जी।
क्वांटाइज रेडियाई का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास ये है, फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू 0.53, याद रखिएगा, पावर -10 मीटर के अंदर, और -10 इंटू मीटर को रिप्लेस करोगे तो एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। फिर मैंने आपको एक वैल्यू ये भी लिखवाई है कि नैनोमीटर में क्या बनेगी, तो आपने डेसिमल को एक दफा पीछे करना है, तो 10 पावर -9 मीटर हो जाएगा, तो 0.053 नैनोमीटर, ठीक है ना, 0.053, ठीक है, 0.053 नैनोमीटर। फिर ये इनका रेशियो आ गया, फिर हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, और ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। अच्छा, अब यहां पर जो काम की बात मैं आपको बताऊं वो ये है कि किसी भी ऑर्बिट में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिट। भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सुन लीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी किसी भी nth ऑर्बिट की हमेशा बराबर होती है उसी ऑर्बिट की टोटल एनर्जी की। इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में हो, तो फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब ये है कि उसकी फर्स्ट ऑर्बिट की जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस। लेकिन अगर आपसे फर्स्ट ऑर्बिट में ही उसकी काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है तो वैल्यू बिल्कुल सेम है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन माइनस मत लगाइएगा। अब मेरा सवाल गौर से सुने, व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम? तो आप किस पे टिक करेंगे? टोटल एनर्जी के लिए -13.6 पे। लेकिन अगर यही सवाल किया जाए व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो अब माइनस नहीं आएगा, अब सिर्फ 13.6 आएगा। इतना सा फर्क याद रखिएगा। तो किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमेशा उसी ऑर्बिट की टोटल एनर्जी के बराबर आती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर फर्स्ट ऑर्बिट की -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी इतनी रहेगी। अगर सेकंड ऑर्बिट की हमारे पास ये बनती है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड ऑर्बिट की जो टोटल एनर्जी बनती है वो हमेशा बनती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप मुझे बताएं इलेक्ट्रॉन की सेकंड ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? बस माइनस हटा दो, सिर्फ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी बनती है वो बनती है 1.5, इसको डिवाइड करोगे ना तो ये किसके बराबर आएगा? 1.5 के, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ थर्ड सेल में काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है? बस माइनस हटा दो, यानी कि सिर्फ 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा बराबर होती है टोटल एनर्जी के। एक चीज और, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या ख्याल है? पोटेंशियल एनर्जी इन nth orbit is twice the total energy of that orbit, और इसका मतलब यह है कि जो किसी भी ऑर्बिट की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी या सॉरी टोटल एनर्जी का ट्वाइस होती है। इसको कैसे लिखेंगे? किसी भी ऑर्बिट में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमेशा 2 टाइम्स होगी टोटल एनर्जी के, और क्योंकि पोटेंशियल भी नेगेटिव होती है तो आपने माइनस साइन लाजमी लगाना है, ट्वाइस। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? इसको डबल कर दो, इस वाले को मल्टीप्लाई बाय 2। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की, अच्छा माइनस मत हटाइएगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होता है। ये माइनस और प्लस आपके एमसीक्यूज को अलग कर सकता है, याद रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी के आंसर के अंदर कभी भी माइनस नहीं आएगा, टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी हमेशा नेगेटिव होगी। इनकी वैल्यूज जब भी टिक करोगे तो माइनस के साथ टिक करना, ठीक है। तो अगर फर्स्ट सेल की टोटल एनर्जी इतनी है तो फर्स्ट सेल की पोटेंशियल एनर्जी इसी का डबल कर दो। अगर
थर्ड शेल की टोटल एनर्जी 1.5 है, -1.5 है, तो इसी शेल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? -3। डबल कर दो, 1.5 का डबल, -3। इसी तरीके से अगर फोर्थ शेल की जो भी एनर्जी हो, टोटल एनर्जी, उसका डबल कर दो तो आपको क्या मिल जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट शेल। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमेशा टोटल एनर्जी के बराबर होती है, बस माइनस नहीं आएगा। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी का हमेशा ट्वाइस होती है, डबल होती है। ठीक है ना? इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं आपको और काम की चीज बताता चलूं, वो ये कि देखो, अभी जो मैंने आपको स्पेक्ट्रल सीरीज बताई है, अपना हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल सीरीज, लेमन सीरीज थी, बेलमर सीरीज थी, पैशन सीरीज थी, जितनी भी सीरीज थी, इसमें काम की बात मैं आपको बताऊं वो ये कि यहां बता देता हूं इसको रख करके, ये आपने नोट कर लिया होगा सारा ना। अच्छा, क्वांटाइजेशन के अंदर एक चीज मैं आपको और लिखवा देता हूं, उसको भी नोट कर लिएगा। इसको हम कहते हैं क्वांटाइज्ड वेलोसिटी। क्वांटाइज्ड वेलोसिटी, वेलोसिटी भी क्वांटाइज्ड होती है। और क्वांटाइज्ड वेलोसिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है ना, वो ये बनता है, Vn is equal to 2.2 into 10 to power 6 divided by n मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की किसी भी शेल में जो एनर्जी होती है, सॉरी वेलोसिटी, वो हमेशा इतनी होती है। अगर मैं फर्स्ट शेल की बात करूं, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, जब n की वैल्यू 1 होगी, तो आप यहां पर n की वैल्यू 1 पुट करें, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आपको जो वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी इलेक्ट्रॉन की, वो कितनी मिलेगी? 2.2 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। सिंपल। सेकंड ऑर्बिट में वेलोसिटी कितनी होगी? डिवाइड कर देना 4 से, सॉरी 2 से, इस बार स्क्वायर नहीं है, यहां स्क्वायर नहीं है। सेकंड ऑर्बिट में कितनी होगी? इसी वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दो, मतलब हाफ कर दो, तो 1.1 बन जाएगा। थर्ड ऑर्बिट में कितनी होगी? इसी वैल्यू को 3 से डिवाइड कर दो। फोर्थ ऑर्बिट में वेलोसिटी कितनी होगी? इसी वैल्यू को 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है ना? अच्छा, मैं जो आपको बताने जा रहा था इंपॉर्टेंट चीज, वो थोड़ा सा ध्यान में बिठा लिएगा, वो ये के के फॉर कूलम्स कांस्टेंट। वो ये हमारे पास ये एनर्जी लेवल्स होता है ना, ये एनर्जी लेवल्स होता है लाइक दिस। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये वाला सेकंड ऑर्बिट है, ये वाला थर्ड ऑर्बिट है, ये वाला फोर्थ ऑर्बिट है, ये वाला फिफ्थ ऑर्बिट है, ये वाला सिक्स्थ ऑर्बिट है, और इसको हम कह देते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब आउट ऑफ द एटम। ठीक है? इसी तरीके से इनकी एनर्जीज भी हैं। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक दो लिख देते हैं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरीके से। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये भी सवाल करते हैं, सर ये माइनस साइन क्यों आता है? तो एक्चुअली माइनस साइन जो होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की डेफिशिएंसी को शो करता है। नेगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी की उतनी ज्यादा डेफिशिएंसी है ना? अब आप नोट करो, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हायर शेल में जाएगा, उसकी ये डेफिशिएंसी कम होती जा रही है। -13.6 और -3.4 का मतलब क्या है कि यहां पर डेफिशिएंसी ज्यादा है और यहां पर डेफिशिएंसी कम है। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता रहता है, उसकी डेफिशिएंसी कम होती रहती है, तो वो हायर ऑर्बिट्स पे जाता रहता है। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियस के करीब होगा, उतनी ही ज्यादा उसके पास एनर्जी की डेफिशिएंसी होती है। दैट इज वाई नेगेटिव साइन यहां पर आता है। और ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट। ठीक है ना? अगर वो सेकंड शेल में है, तो उसकी डेफिशिएंसी कितनी है इलेक्ट्रॉन की, उसके पास एनर्जी की कितनी कमी है? तो आप बोलेंगे 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की कमी है। अगर आप उस इलेक्ट्रॉन को 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दें, तो वो आजाद हो जाएगा। आजाद का मतलब वो इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़कर बाहर निकल जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन्स तो बाउंड है ना, बाउंड का मतलब न्यूक्लियस से सबको खींच के रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, वो बाहर जाने नहीं देता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी की कमी होती है। तो भाई इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल में है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी की कितनी कमी है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की कमी है। अगर उसको कोई इतनी एनर्जी दे दे, तो वो अपने फर्स्ट शेल से निकलकर बाहर चला जाए, आजाद हो जाए, मतलब फ्री हो जाए। ठीक है ना? So negative sign shows what? The deficiency of energy of that orbit. अच्छा, अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं लाइमन सीरीज की बात करता हूँ। लाइमन सीरीज के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड से वन में आ रहा है, वो थर्ड से वन में आ रहा है,
वो फोर्थ से वन में आ रहा है, या फिर वो इन्फिनिटी से वन में आ रहा है। अब और से सुनिएगा, हर सीरीज की, लेमन सीरीज है ना ये, गौर से सुनिएगा, हर सीरीज में भी दो किस्म की वेवलेंथ होती है। एक होती है मिनिमम वेवलेंथ और एक होती है मैक्सिमम वेवलेंथ। ये रेंज होती है हर सीरीज की, सबसे शॉर्टर वेवलेंथ और सबसे ज्यादा वेवलेंथ, या तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब हम दो की बात करते हैं, खाली बीच को हटा देते हैं। इस लेमन सीरीज में हम मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में सेकंड से आए तो फोटोन लिमिट होगा एच न्यू। इन्फिनिटी से वन में आएगा तो भी फोटोन इमिट होगा, यानी कि एच न्यू। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है तो इस कंडीशन में जो फोटोन इमिट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। और अगर इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जा रहा है वो अपने करीबी शेल से आ रहा है, नियरेस्ट शेल से आ रहा है, तो इस कंडीशन में जो फोटोन रिलीज होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी मिनिमम, सबसे कम। तो इलेक्ट्रॉन जितना करीब से आके फॉल करेगा उतनी कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन इमिट होगा, और इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा दूर से आके फॉल करेगा उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन इमिट होगा। तो भाई सबसे ज्यादा दूर कहां से आ सकता है? इन्फिनिटी से, ठीक है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से वन में आ रहा है तो पहली बात लेमन सीरीज है, तो इस सीरीज का ये वाला जो फोटोन होगा उसकी एनर्जी हाईएस्ट होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी, और उसकी वेवलेंथ लोएस्ट होगी, मिनिमम वेवलेंथ होगी। और इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन लेमन सीरीज में सेकंड से वन में आ रहा है तो इस कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सबसे कम, एनर्जी सबसे कम, लेकिन वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है ना। ऐसे भी तो बोल सकते हैं, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी के साथ मैक्सिमम लगाया तो मैं वेवलेंथ के साथ क्या लगाऊंगा? मैं वेवलेंथ के साथ लिखूंगा मिनिमम वेवलेंथ, और यहां पर मैं वेवलेंथ के साथ क्या लिखूंगा? मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं किसी भी सीरीज की मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास बेलमर सीरीज है, बेलमर सीरीज में इलेक्ट्रॉन या तो 3 से 2 में आता है या इंफिनिटी से 2 में आता है, दो कंडीशन, क्योंकि हम मिनिमम और मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। अगर बेलमर सीरीज में इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आ रहा है, क्योंकि इसका 2 का नियरेस्ट कौन सा है? 3। तो अगर 3 से 2 में आएगा तो इस कंडीशन में इमिट होने वाले फोटोन की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, और अगर इन्फिनिटी से 2 में आ रहा है तो इमिट होने वाले फोटोन की वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो इसको हम कहेंगे कि यहां जो फोटोन इमिट होगा उसकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट यानी कि मिनिमम, यानी कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, और यहां जो फोटोन इमिट होगा उसकी वेवलेंथ जो होती है वो सबसे ज्यादा यानी कि मैक्सिमम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ, और इसको हम कहते हैं मिनिमम वेवलेंथ किसी भी सीरीज की। इसी तरीके से पैशन सीरीज, ये रहा पैशन सीरीज, बट पैशन सीरीज में भी दो वेवलेंथ, मिनिमम और मैक्सिमम। पैशन सीरीज का फाइनल स्टेट क्या होता है? 3। तो भाई पैशन सीरीज में अगर इलेक्ट्रॉन 4 से 3 में आ रहा है, 4 से 3 में, तो ये सबसे नियरेस्ट है ना, 4 से 3 में, तो वेवलेंथ क्या होगी? मैक्सिमम वेवलेंथ। और अगर इन्फिनिटी से 3 में आएगा तो फिर वेवलेंथ क्या होगी? मिनिमम वेवलेंथ। तो आपने क्या याद रखना है? किसी भी सीरीज में अगर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से उसकी फाइनल स्टेट में आ रहा है तो वेवलेंथ की वैल्यू हमेशा मिनिमम होती है, और अगर नियरेस्ट नियरेस्ट ऑर्बिट से फॉल कर रहा है तो इस कंडीशन में जो वेवलेंथ होती है वो मिनिमम होती है, याद रखिएगा। तो इसको हम कहते हैं मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इनको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। सर ये आपने जो अभी कहा है ना कि जो पांच 5 सीरीज जो होते हैं ना, जैसे हम्म आपने हाइड्रोजन के लिए कहा है ना, तो इससे जो मतलब ज्यादा एटॉमिक नंबर के एटम्स जो होते हैं ना, हाइड्रोजन हम्म के अलावा,
तो उनके लिए भी इन सीरीज का क्या कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ मतलब 5 हाँ, ये हाइड्रोजन सेल्स एटम के है। लिए वो होते हैं ना, ये हम जितनी भी सीरीज इसलिए। हमने पढ़ी है, लेमन सीरीज, वेलमेट सीरीज, जितनी भी सीरीज हमने पढ़ी है, या इवन हमने जो भी फॉर्मूला लिखा है, रेडियस का फॉर्मूला लिखा हमने, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा हमने, पोटेंशियल एनर्जी का, वेलोसिटी का, जितने भी अभी तक हमने फॉर्मूला लिखे हैं, जो बोहर्स के टॉपिक के अंदर आ गए जितने भी फॉर्मूला, याद रखिएगा ये सारे के सारे फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए हैं। ये किसी भी दूसरे एटम के लिए नहीं है। अगर एटम चेंज होगा, एटॉमिक नंबर चेंज होगा, तो इनके फॉर्मूला पर फर्क पड़ जाता है, इनके फॉर्मूला चेंज हो जाते हैं। तो मतलब ये जितनी भी सीरीज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए है, किसी और एटम के लिए नहीं है। ओके। और सर, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो जी इस जी। इसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसमें एक ही लाइन शो होगा ना, मतलब नहीं नहीं, इसमें एक डिफरेंट इलेक्ट्रॉन लाइंस है हो सकती है ना। जब वो एनर्जी एमिट कर। हम्म। कैसे सर? अच्छा देखो ना, यहाँ पर मैंने आपको सबसे लास्ट में यही बात समझाई है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है, फॉर एग्जांपल अगर हम लेमन सीरीज की बात करें, तो लेमन सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन जब फॉल करता है अपने फर्स्ट ऑर्बिट में, तो इस कंडीशन में मिलने वाला जो फोटोन होगा, ये मैं आपको एक दफा और क्लियर कर देता हूँ, बता देता हूँ। देखो, ये जो मैंने आपके सामने सीरीज बनाई है ना, ये शेल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसमें जो है, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं लेमन सीरीज की। लेमन सीरीज का हम इन्फिनिटी से ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन फॉल करके आया फर्स्ट में, तो इसका मतलब ये लेमन सीरीज है। इनफाइनाइट से इलेक्ट्रॉन फॉल करके आया सेकंड में, तो इसका मतलब ये बेलमेर सीरीज है। इनफाइनाइट से इलेक्ट्रॉन फॉल करके आया थर्ड में, तो ये पैशन सीरीज है। इनफाइनाइट से इलेक्ट्रॉन फॉल करके आया फोर्थ में, तो ये ब्रैकेट सीरीज है, ठीक है ना। मतलब ये वाली लाइन किसको शो कर रही है? लेमन सीरीज को, क्योंकि ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 है, और ये n इज इक्वल टू 4 है, ठीक है ना। इनफाइनाइट से 2 में आ रहा है, तो मतलब ये बाल्मर सीरीज की लाइन है। अगर ये इनफाइनाइट से 3 में आ रहा है, तो ये पैशन सीरीज की लाइन है, और ये ब्रैकेट सीरीज की लाइन है। देखो, फोटोन यहां पर भी इमिट होगा, फोटोन यहां पर भी इमिट होगा, फोटोन यहां पर भी इमिट होगा, और फोटोन यहां पर भी इमिट होगा। लेकिन ये जो सारे के सारे फोटॉन्स है ना, इन तमाम फोटॉन्स की एनर्जीज बिल्कुल डिफरेंट होंगी। ये जो फोटोन इमिट होगा, ये जो एच न्यू होगा, ये किस सीरीज में लाया कर रहा है? ये लाया कर रहा है यूवी रीजन में। पैल्मर सीरीज में जो फोटोन इमिट हो रहा है, ये किस सीरीज में लाया कर रहा है? ये लाया कर रहा है विजिबल रीजन में। ये लाया कर रहा है इंफ्रारेड में, और ये भी लाया कर रहा है किसमें? इंफ्रारेड में। तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करता है डिफरेंट शेल से, तो उससे इमिट होने वाले जो फोटोन होती है, उसकी एनर्जी वेरी करती है ना। ये यूवी का फोटोन है, ये वाला फोटोन विजिबल का है, ये वाला फोटोन इंफ्रारेड का है। और मजे की बात, अगर ये बेलमर सीरीज है, फॉर एग्जांपल ये बीच वाली बेलमर है जिसमें विजिबल फोटोन आ रहा है, आपको पता है फिर बेलमर में भी एक लाइन थोड़ी होती है, बेलमर के अंदर भी तो डिफरेंट हो सकती है। क्या पता इलेक्ट्रॉन जो है वो इनफाइनाइट से नहीं, बल्कि 4 से 2 में आ जाए, क्या पता 3 से 2 में आ जाए, क्या पता 5 से 2 में आ जाए। तो इसका मतलब बेलमर सीरीज में विजिबल है, और विजिबल भी एक नहीं, अलग कलर्स के हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लाइन डिफरेंट होती हैं, एनर्जी लेवल्स डिफरेंट होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से लेवल से किस में जा रहा है। तो इसकी वजह से जो हमारे पास एनर्जी में फर्क आता है, वो डिफरेंट हो जाता है, और हमारे पास जो स्पेक्ट्रम होता है वो भी डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। ये मैंने एक एक लाइन ड्रॉ करी है। इसी तरीके से हर सीरीज की एक से ज्यादा लाइंस होती हैं, एक से ज्यादा लाइंस होती हैं, और हर सीरीज की अपनी एक रेंज होती है, वेवलेंथ की भी और फ्रीक्वेंसी की भी। चलो, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं कल इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा सब। अल्लाह हाफिज।